Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to, as you know very well, I'm Sakina Miss and I'm teaching you financial accounting. Already we have completed with the 2 chapter. Now the third chapter which is there in your syllabus is internal reconstruction. Now beta, internal reconstruction. What do you mean by internal reconstruction? या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सी इंटरनल मतलब अंदर से करना. ओके बच्चों, सी देर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आज हम इंटरनल के बारे में बात करेंगे. नाउ एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं. अब घर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं. अभी आपने देखा आपके घर का हालत बहुत खराब है, सब जगह से कलर निकल रहा है, फर्नीचर्स के दरवाजे के ढक्कन खुले जा रहे हैं. आप जैसे ड्रॉवर खोलने जाते हैं, ड्रॉवर सीधा आपके पैर पे गिर जाता है. तो आप क्या करोगे? घर बेच दोगे? नहीं. आप क्या करते हो? आप उसको इंटरनली आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शंस करते हो. तो आप क्या करते हो? चलो एक बंदे को बुलाया आपने एंड यू टेल दैट पर्सन to do the constructions of your house. So what he is going to do it? What he'll do? He'll do the coloring of your house. He will make a new furniture for it. So instead of buying a new flat, आप अपने जूने फ्लैट को ही फिर से अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन करते हो. That is the meaning of internal reconstruction. Now you will say, Miss, हमें घर के बारे में क्या बता रहे हो? बिजनेस के बारे में बताओ ना. ना देखो अभी कोरोना चल रहा है. यस और नो? कोरोना से क्या हो गया है? बहुत सी कंपनियां अभी फिलहाल बंद हो गई है. जब 31 मार्च को वो अकाउंट्स बनाएंगे तो एक बहुत मेजर लॉसेस दिखाई देने वाला है. लॉसेस के कारण कंपनीज आर गोइंग टू सफर वेरी बैडली. सो व्हाट इज गोइंग टू डू द बहुत सी कंपनी की हालत इतनी खस्ता हो जाने वाली थी, उनके पास दो ही ऑप्शन होगा. आइदर बिजनेस को क्लोज कर दो या सेकेंड ऑप्शन है चलो उसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट ऑप्शन विल बी डूइंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. True and final accounts, true and fair view. Now बेटा, what do you mean by true and fair view? True and fair view मतलब ये होता है कि अकाउंट्स के अंदर आप जब भी जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो परफेक्टली करेक्ट होनी चाहिए. उसका किसी अगर वो इंफॉर्मेशन देख के कोई बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए. बट एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है जो बहुत समय से लॉसेस में जा रही है तो उसको अगर लोन लेना होगा ना तो वो अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छा बताएगी. यू नो, आई हैव एन हैबिट, मुझे जब बहुत बुखार जैसा होगा ना तो उस बहुत बुखार जैसा लग रहा होगा ना तो उस दिन मैं क्या करूंगी? अच्छा सा ड्रेस पहनूंगी, कोई सेट पहन के आऊंगी. तो मेरे चेहरे पे दिखाई नहीं देगा कि आई एम इल, बट इनसाइडली मुझे पता है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा शरीर वीक है, आई एम नॉट एबल. तो उसी तरह से जो भी कंपनी अगर मुझे लोन लेना है, मुझे ओवरड्राफ्ट लेना है तो मुझे क्या बताना? या वेरी गुड पिक्चर, अरे मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, मेरे यहाँ प्रॉफिट्स हो रहा है. बट रियलिटी में क्या है? बहुत टाइम से लॉस होने के कारण सो डज नॉट रिफ्लेक्ट, इसके अंदर एक्चुअली दिखाई नहीं देता है. तो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. इसीलिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है. फिर होता है एसेट्स. एसेट्स क्या हो जाता है? सी नॉर्मली हम लोग कंपनी को कब बोलते हैं? इट्स अ सॉल्वेंट कंपनी व्हेन एसेट्स आर मोर या लाइबिलिटीज आर मोर. एसेट ज्यादा हो और लाइबिलिटीज कम हो तो हम लोग बोलते हैं या ये कंपनी अच्छा है. बट व्हेन यू हैव अ लॉसेस, जब बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगते हैं तो आप वो फिक्टिशियस एसेट साइड में डालते हो. इनडायरेक्टली वो आपको कैपिटल से माइनस करने होता है. तो कंडीशन ये हो जाती है कि आपका एसेट्स कम हो जाता है और लाइबिलिटीज बढ़ जाती है. सो एसेट कम होने के कारण, लाइबिलिटीज बढ़ जाने के कारण यू हैव टू गो फॉर द लोन. यस, तो यहाँ पे इसीलिए हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपको एक घर का एग्जांपल दिया. मैं क्या करूंगी? कलर करा लूंगी, मैं नया फर्नीचर बना लूंगी. एम आई करेक्ट? मैं मेरा सोफा बदल दूंगी. तो सामने वाला जो पहली बार मेरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाद मेरे घर में आएगा तो बोलेगा वाओ व्हाट अ हाउस यार, बहुत अच्छे से हो गया. सो यहाँ पे कंपनी के अंदर हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? सी व्हाट विल हैपन, बहुत ज्यादा लॉसेस है तो इस लॉसेस को मुझे माइनस कर देना पड़ेगा. अब माइनस करने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा? अब देखो आपके घर में अभी घर बना रहे हो,
एम आई करेक्ट? जब आप घर बना रहे हो तो व्हाट विल हैपन, पापा बोलेंगे अरे देखो मेरे पास, अभी आप भी कमा रहे होगे, आपका भाई कमा रहा होगा, या फिर आपके दो अंकल्स, आप लोग का घर जो है जॉइंट फैमिली है, सो दादा भी है, चाचा भी है, आप पापा भी है, तो दादा बोलेंगे चलो अभी हम घर का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, चाचा बोलेंगे मेरे पास इतना पैसा है, पापा बोलेंगे मेरा, तो आप क्या करोगे, सब जन मिलके पैसा डालोगे ताकि खर्चा होगा और नया घर बन जाएगा। उसी तरीके ये जो लॉसेस है, लॉसेस को हर एक बंदे को बोलना पड़ेगा चलो इतना लॉसेस का टेक केयर मैं कर लेता हूँ, इतना लॉसेस का टेक केयर। सो अभी यहाँ पे लॉसेस का टेक का 90% कौन करेगा, सबसे ज्यादा तो इक्विटी शेयर होल्डर करेगा, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन अकेला इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा नहीं, फिर हम लोग डिबेंचर्स वाले को भी बोलेंगे, डिबेंचर वाला भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही करेगा। व्हाई ही विल हेल्प इट आउट, बिकॉज पूरा पैसा डूबने से बेटर है यार थोड़ा डूब रहा है, थोड़ा डूबने के बाद जब कंपनी अच्छे से फिर से भागने लगेगी तो मुझे वो काम आ जाएगा ना पैसा। एम आई करेक्ट? फिर तीसरा, कभी कभार क्रेडिटर्स लोग भी आ जाते। नाउ सी, जब हमारा कंपनी नुकसान के अंदर जा रहा है, व्हेन वी आर हैविंग टू मच ऑफ लॉसेस, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर, देखो जब अगर मैं कंपनी बंद कर दूंगी तो कंपनी बंद होने के बाद क्या होगा, जितने भी एसेट्स होंगे वो मार्केट में बिकेंगे। आपको पता है ना, एसेट का एक्चुअल वैल्यू आपको मार्केट में मिलने वाला ही नहीं है। आपने कंप्यूटर खरीदा था उस टाइम पे वो 50,000 का खरीदा था, आप बेचने जाओगे तो 10,000 भी नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज लाइक दैट। सी, मोबाइल का भी होता है, पता है, आपने जाके मोबाइल खरीदा, अभी आपने 10,000 का वो मोबाइल खरीदा, 4 दिन बाद उसको बेचने जाओ, आपको कोई 10,000 देने वाला है नहीं, 8,000, 5,000, 9,000, डिपेंड आपकी पैसे की कितनी जरूरत है। सो इट इज व्हाट हैपन, इट इज ऑलवेज दैट कि एसेट का जो वैल्यू आप बैलेंस शीट में दिखा रहे, जरूरी नहीं उतने पे बिकेगा, उससे ज्यादा पे भी बिक सकता है, उससे कम में भी बिक सकता है। ज्यादातर एसेट कम भाव में बिकेगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट होगा वो थोड़ा हायर लेवल पे बिकेगा। इससे क्या होगा, सबका नुकसान होने वाला है। तो पूरा के पूरा नुकसान होने से बेटर है हम लोग क्या बोलेंगे, चलो एक चांस तो दे देते हैं ना, कि हम लोग इसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जब हम इसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करने जाएंगे, हो सका अगर हमारा लक अच्छा रहा, हमारा बिजनेस आगे जाके फल फूल गया, सो व्हाट विल हैपन, वी विल बी एबल टू रन द कंपनी। एम आई करेक्ट? देखो अब देर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। मैंने क्या बोला, आप घर बेच नहीं रहे हो, कंपनी बेच नहीं रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी बेच रहे, इट इज फुल्ली लिक्विडेटेड। आप घर बेच के नया घर खरीदने जाओगे, आपको लगता है बेच के नया घर खरीदना कोई इतना आसान बात होगी? राइट्स एंड शेयर होल्डर्स आर ऑल्टर्ड। मैंने क्या बोला, शेयर होल्डर बोलेंगे चलो मैं इतना पैसा ले लेता हूँ, मैं इतना पैसा, क्रेडिटर्स बोलेगा चलो मैं 10% नुकसान बेयर करने को रेडी हूँ एंड ऑल दैट। यहाँ पे अ न्यू कंपनी विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अ लिक्विडेटर। यहाँ पे नवी कंपनी आएगी, वो कितने में खरीद रही है हमारी कंपनी, डिपेंड्स करेगी व्हाट इज द वैल्यू। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ कैपिटल लायबिलिटी। अभी मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर बोला का चलो मेरा 10 रुपया फेस वैल्यू है ना, 8 रुपया मैंने फॉरगॉट कर दिया, मैं मेरा शेयर 2 रुपये पे लेके आओ, बाकी का 8 रुपया मैं फिर से कंपनी को दे दूंगी। क्योंकि बेटा खाली लॉसेस को जीरो करने से मतलब नहीं होता, कंपनी के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना चलाने के लिए। सो इक्विटी शेयर होल्डर बोल सकता है चलो मेरा जो शेयर 10 रुपए का एक शेयर है ना, चलो उसको 2 रुपये पे लेके आ जाओ। एम आई करेक्ट? 2 रुपये पे लेके आ जाओ, चलेगा। अब अपना लॉसेस करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेकेंड स्टेज पे आता है, वो बोलेगा चलो मेरा 10 रुपए का शेयर है ना, मैं 5 रुपया फॉरगेट करता हूँ, मेरा का शेयर 5 में ले आओ। क्रेडिटर्स बोलेगा चलो मैं अपना इतना 10% मैं आपको माफ कर देता हूँ। सो क्या होगा, जैसे ये लोग जो सब लोग इधर क्रेडिटर्स कम होते जाएंगे तो ऑब्वियसली एसेट का जो लॉसेस है वो कवर अप होते जाएगा और आपका बैलेंस शीट फिर से एक अच्छे शेप में आ जाएगा। Yes, it is governed by Section 66 of Companies Act of 2013 with effect from 15 December 2016. External does not involve reduction in capital. इधर तो reduction in capital का सवाल ही नहीं है, पूरा अपना एसेट बेचोगे, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा, पहले तो आप गवर्नमेंट का टैक्सेस भरोगे, फिर आप एम्प्लॉयज को पैसा दोगे, उसके बाद आप बाहर वालों को पैसा दोगे, उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा,
बाद में बचा तो बेचारा इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा, नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर ठन ठन गोपाल हो गया, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? सो नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बोलेंगे यार ये घर का बहुत हालत खराब है, इसको बेच देता हूँ। ओके बेचो, बेचने के बाद क्या होगा? आपको जो पैसा मिलेगा आपको सेम एरिया में उसी पैसे से आप घर खरीद पाओगे। आज की तारीख में आपने प्रॉपर्टीज के रेट देखे, उसी तरह का एक बार आपने बिजनेस बंद कर दिया तो आपको लग रहा है कि आप फिर से नया कंपनी खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। इसीलिए द पीपल प्रिफर टू गो फॉर internal reconstruction instead of going it for external reconstruction. In next lecture I'll explain you some of the journal entries. Okay, I'll explain you the journal entries which plays very important role in the case of internal reconstruction, and then we'll start solving the problem. Okay बच्चों, चलो take care, thank you. Now I think every day तो नहीं होगा, every alternate days you will be getting my lecture and again we will enjoying learning it. ये सिर्फ theoretical part है, सिर्फ आपको इतना समझना है internal reconstruction मतलब ये है कि हम अपने कंपनी को फेयर एंड व्यू पे ले आएंगे, हम हमारा कैपिटल रिडक्शन करके अपना लॉसेस को जीरो करेंगे ताकि हमारा बैलेंस शीट एक बहुत अच्छे शेप में आ जाए, एंड देन हम लोग फिर से कंपनी स्टार्ट करेंगे तो विल बी एबल टू अर्न द मनी। ओके चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।